फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं आपके सामने प्रताप सिंह कुशवाहा। पिछले वीडियो में मैंने प्रारंभ किया था ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में। तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। और यहाँ पे एक हेडिंग देख रहे हैं ऊपर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के बारे में कुछ ऐसे जानकारियां हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें इग्नोर किया जाता है, किताबों में होते नहीं है, टीचर क्लास में बताते नहीं है और हम जानने की इच्छा नहीं करते। ऐसे ऐसे फैक्ट्स, दो रूल्स तो हम इसके पहले वाले पार्ट में डाल चुके हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, बोल करके लिख करके, ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स पार्ट 1, और ये है ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स का पार्ट 2। तो इसके पहले के ऐसे ही इंटरेस्टिंग रूल्स पिछले वाले वीडियो में है और अब ये दो के बाद तीसरा चौथा रूल, ये दो आज हम इसको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में आप इतना जानते होंगे कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है और बिना ऑब्जेक्ट के उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है, ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है और इसलिए उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में हमारे वीडियो के द्वारा या आपके प्रीवियस नॉलेज के अनुसार आपको इतना पता होगा कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, ना तो इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है और ना ही ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। माफी चाहूं, यदि आप इतना ही जानते हैं तो आप ये समझ लीजिए, इससे तो अच्छा ये होता है कि आप ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में कुछ जानते हैं। क्योंकि ये रूल जहां कह रहा है कि ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया यानी ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया यानी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और अब मैं आपको जो दो रूल बताने जा रहा हूं, इससे आपका दिमाग झंझना उठेगा, आपका दिमाग घुमड़ने लगेगा। तो आइए देखते हैं वो रूल क्या है। रूल नंबर 3, दो रूल इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं पार्ट 1 में, यह है पार्ट 2। जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब किसी प्रपोजिशन के साथ आती है, देखिए, तो वह ट्रांसिटिव वर्ब बन जाती है। वर्ब तो है इंट्रांसिटिव और वो बन क्या रही है, ट्रांसिटिव। तो इंट्रांसिटिव वर्ब क्या बन रही है, ट्रांसिटिव वर्ब। बस उसकी कंडीशन क्या है कि उसके साथ कोई प्रपोजिशन आ जाए। तो रूल तो ये कह रहा है, तो अब आप नहीं कह सकते हैं यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो, अगर वर्ब इंट्रांसिटिव लिखा है तो फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं और वो ट्रांसिटिव हो ही नहीं सकती है। हो सकती है, आप रूल देखें। करना क्या है, जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है अगर उसके साथ कोई प्रपोजिशन आ रही है तो तुरंत वो ट्रांसिटिव वर्ब बन जाती है। अब होगा क्या, ये जो वर्ब आएगी, इसके साथ वर्ब के साथ प्रपोजिशन आएगी, वो दो कंडीशन से आती है, दो प्रकार से आती है। एक तो वो वर्ब्स जिनमें प्रपोजिशन पीछे लगती है, जैसे कि इस ये वाले सेक्शन को आप देखें, इसमें दिया हुआ है कैरी आउट, तो ये इसमें कैरी वर्ब है और ये आउट इसमें प्रपोजिशन है। इसी प्रकार से दूसरी वर्ब है टेक अबाउट, जिसमें टेक वर्ब है और अबाउट इसमें पीछे प्रपोजिशन है। अगला ब्रिंग, इसमें ये वर्ब है और ये अप प्रपोजिशन है। इसके बाद एक फोर, एक इसमें वर्ब है और फोर इसमें प्रपोजिशन है। तो आप देखें, ये कैरी आउट वर्ब प्रपोजिशन, तो जब जब ये दोनों इस प्रकार से लगेंगे तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा ही।
लगाना ही पड़ेगा। तो ये 1, 2, 3 और 4 ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके प्रपोजिशन तो है साथ में, बट कहाँ है, पीछे देखें, ये ये ये। अब बी सेक्शन में मैंने लिखा है, इसमें भी प्रपोजिशन के साथ वर्ब है या वर्ब के साथ प्रपोजिशन है, लेकिन है क्या, अब जो वर्ब है इसमें तो प्रपोजिशन कहाँ है, पीछे, और इसमें प्रपोजिशन कहाँ है, आगे। देखें, ओवरफ्लो, फ्लो मीन्स बहना, और ये ओवर एक प्रपोजिशन है और ये फ्लो वर्ब है। आगे, ओवरकम, ओवर प्रपोजिशन है, कम वर्ब है, तो इसमें भी प्रपोजिशन आ गया। विथ स्टैंड, विथ प्रपोजिशन है, स्टैंड वर्ब है, दोनों को मिलाकर वर्ड बनता है विद स्टैंड। इसके बाद फोर सेक, इसमें फोर प्रपोजिशन है, सेक वर्ब है, मिलाकर बन गया फोर सेक। तो इस प्रकार से जो रूल कह रहा है कि इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ अगर प्रपोजिशन लगती है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, और जैसे ही उसके पीछे ऑब्जेक्ट लग जाएगा वो वर्ब ट्रांसिटिव बन जाएगी। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जब प्रपोजिशन पीछे लगती है तो वर्ब और प्रपोजिशन के बीच में सफिशिएंट गैप होता है, ठीक उतना ही गैप होता है जितना गैप दो वर्ड्स को जब अलग अलग लिखते हैं उनके बीच में होता है। देखिए इसमें भी देखें, मैंने कैरी आउट ऐसे नहीं लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो फिर ये एक वर्ड ही बन जाता, या उस टेक अबाउट को मैं ऐसे लिख देता, टेक अबाउट, तो फिर ये एक वर्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है, आप देख पा रहे हैं, वर्ब अलग है, प्रपोजिशन अलग, वर्ब अलग, प्रपोजिशन अलग, वर्ब अलग, प्रपोजिशन अलग, वर्ब अलग, प्रपोजिशन अलग। जबकि जब वर्ब पीछे लगती है, प्रपोजिशन आगे होती है, तो फिर क्या होता है, वो दोनों एक साथ एक ही वर्ड होता है। ओवरफ्लो पूरा एक वर्ड, इसको आपको जब आप बोलेंगे तो एक बार में बोलना पड़ेगा। ओवरफ्लो, ओवरकम, विदस्टैंड, फोरसेक। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते हैं ओवर फ्लो, ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे बोलते हो तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जबकि जो पीछे प्रपोजिशन लग रही है इनको आप एक साथ नहीं बोल सकते, इनमें गैप करना पड़ेगा, पीरियड ऑफ टाइम लेना पड़ेगा। इनको कहा जाएगा कैरी आउट, बीच में टाइमिंग, टेक अबाउट, ब्रिंग अप, ए फोर, इतना गैप लेना पड़ेगा क्योंकि वो अलग अलग वर्ड्स हैं। जबकि इसको एक बार में बोलना पड़ेगा, ओवरफ्लो, ओवरकम, विदस्टैंड, फोरसेक। तो रूल ये एक रूल फर्स्ट जो थर्ड रूल है वो ये कह रहा है कि जब इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन लगेगी, चाहे वो प्रपोजिशन ए की तरह पीछे लगे या बी की तरह आगे लगे, तो वो ट्रांसिटिव बन जाती है, क्योंकि इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही होता है। और आप जानते होंगे, इतना शायद आप जानते होंगे कि जिन वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन लगी हो उनको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो एक प्रकार से फ्रेजल वर्ब्स के, आइए इनका यूज करते हैं, ये इनसे सेंटेंस कैसे बनेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट लगता है। तो देखें, सबसे पहले ये सेक्शन वाली वर्ब्स लेते हैं जो चार लिख रखी हैं। कैरी आउट, तो इसको लेते हैं पहले, कैरी आउट। अब कैरी आउट का अर्थ होता है कार्यान्वित करना, किसी काम को पूर्ण करना, यानी फिनिश। इसका सिनोनिम होता है फिनिश। हिंदी बोले तो कार्यान्वित करना, यानी किसी काम को पूर्ण, सकुशल पूर्ण कर देना। अब इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं। दी क्लर्क मैं पास्ट टेंस से बना रहा हूं, वर्ब का सेकंड लगाऊंगा, कैरीड आउट दी ऑर्डर। तो इस प्रकार से ये जो कैरीड आउट है, इसके बाद आपको
नाउन लगाना ही पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब आ गई है कैरिड आउट, जो कि कैरी आउट का सेकंड फॉर्म है, तो फिर यहाँ पर वैसे ये इंट्रांसिटिव थी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को लग जाने के कारण ये जो वर्ब है वो बन जाएगी ट्रांसिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पीछे लग गया है। दूसरा देखते हैं, दूसरी वर्ब थी टेक अबाउट। अब टेक अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बात करना, किसी चीज के बारे में बात करना। वैसे इसका अर्थ होगा के बारे में बात करना। अब मैं इतना लिखे देता हूं वर्ब इसको टेक आउट, टेक अबाउट, टेक अबाउट माने के बारे में बात करना। मैं लिख देता हूं पास्ट इंडेफिनिट में इसको भी बनाता हूं। तो टेक का सेकंड फॉर्म मैंने लगा दिया टुक अबाउट। वर्ब तो वही है टेक अबाउट, तो बी टुक अबाउट। अब इसका अर्थ हो जाएगा हमने बारे में बात की। अब लेकिन किसके बारे में बात की, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर ये प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं आप अबाउट, तो फिर ये इंट्रांसिटिव हो सकती थी, लेकिन आपको करना पड़ेगा बी टुक अबाउट द मैटर, बी टुक अबाउट द मैटर। हमने मैटर के मामले के बारे में बात की। तीसरा ब्रिंग अप। अब ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। हाँ देखिए, इस प्रकार की वर्ब्स का एक और रूल होता है कि जो देखने में आपको लगती हैं वैसा इनका अर्थ नहीं होता है। जो इस प्रकार की वर्ब्स होती हैं उनका अपना अलग से अर्थ होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ब्रिंग अप का अर्थ हम ये निकाल लें कि ब्रिंग माना लाना और अप मीन्स ऊपर, तो इसको मिलाकर आप कह दें ऊपर लाना ना, इसका अर्थ अलग होता है। जिसमें प्रपोजिशन लगी होती है उसका अर्थ अलग होता है। और जैसे एक और है एक फोर, एक मीन्स होता है दर्द और फोर माने के लिए दर्द नहीं होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है तरसना। तो जो वर्ब्स होती है इनका अर्थ भी अपना अलग होता है। तो इस प्रकार से ये जो तीसरी वर्ब है ब्रिंग अप, और ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना, देख रेख करना, किसी को पालना। एक सेंटेंस बनाते हैं, दी मैन मीन्स आदमी ने। अब मैं फिर से ब्रिंग अप को पास्ट टेंस में प्रयोग करूंगा, तो ब्रिंग का फिर पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगेगा, तो हो जाएगा द मैन ब्रॉट अप दी चाइल्ड। देख पा रहे हैं, तो ये जो वर्ब थी ब्रॉट, इसके साथ प्रपोजिशन अप लगा हुआ है और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर इसको जो ब्रिंग अप वर्ब है जिसका आपने ब्रॉट अप लगाया है, ये ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। चौथी सी, हाँ, और चौथी वर्ब मैंने लिखी है एक्फोर। एक्फोर मीन्स होता है तरसना। तो सी एच मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना देता हूं इसको, तो सी इज एक्टिंग फोर। तो एक्ट फोर मतलब होता है के लिए तरसना। अब किसके लिए तरसना, मैं अलग देती हूं, सी इज एक्टिंग फॉर लव। तो वह प्रेम के लिए तरस रही है। अब आप देख पा रहे हैं जो एक वर्ब थी जिसका मतलब होता है दर्द महसूस करना या फील करना, और उसके बाद ये प्रपोजिशन लग गई है, और जस्ट इसके बाद आपने लगाया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव। और नाउन कोई भी लग जाए, प्रोनाउन लग जाए, तो फिर पीछे वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्ट का ही कार्य करता है। लिहाजा ये जो एक्ट फोर है इसके बाद एक नाउन आ गया है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्ट फोर है ये भी ट्रांसिटिव वर्ब का ही कार्य कर रहा है। इसके बाद ऐसे ही ये बी जो सेक्शन में मैंने वर्ब्स लिखे हैं, इनमें पीछे वर्ब है
आगे प्रपोजिशन। ओवरकम, अब जैसे मैं करूं, ये ए वाले एग्जाम्पल्स थे, इसके बाद बी वाले देखते हैं। जो पहली वर्ब है ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो मीन्स होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मीन्स होता है उमड़ना। उमड़ना यानी अपनी सीमा से बाहर आ जाना। एक एग्जाम्पल बनाता हूं इसका। दी रिवर इज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाता हूं तो ओवर फ्लोइंग। देखिए ओवरफ्लो शुद्ध इंट्रांसिटिव वर्ब है। ओवरफ्लो मीन्स उमड़ना। द रिवर इज ओवरफ्लो, और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे तो हो जाएगा ओवरफ्लोइंग, यानी नदी उमड़ रही है। अब इसके बाद इट्स बैंक, इट्स बैंक्स। द रिवर इज ओवरफ्लोइंग इट्स बैंक्स, इसका मतलब होता है नदी अपने किनारों पर से उमड़ रही है या किनारों से ऊपर निकल रही है। तो आप देख पा रहे हैं जो ओवरफ्लो वर्ब है इसके बाद ये आपको लगाना ही पड़ेगा। तो फिर ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब थी ओवरफ्लो, वो ट्रांसिटिव वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। वर्ब है ओवरकम, और ओवरकम मीन्स होता है जीतना। विन इसका सिनोनिम है। एक एग्जाम्पल बताएं। दी आर्मी, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देता हूं, और ओवर ये जो वर्ब कम थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसका सेकंड फॉर्म लगेगा। दी आर्मी ओवरकेम, आर्मी जीत गई द एनेमी। ओवरकम का एक अर्थ और भी होता है काबू कर लेना, काबू पाना। तो द आर्मी ओवरकेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, आर्मी ने काबू में कर लिया द एनेमी, एनेमी को। तो आप जो वर्ब वैसे कम थी, कहने को इंट्रांसिटिव है कम, लेकिन इसके आगे जो प्रपोजिशन लग गया तो इसका सेंस चेंज हो गया है, और जब सेंस चेंज हो गया है तो ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो यहाँ पर जो ओवरकेम है ये इंट्रांसिटिव से ट्रांसिटिव बन गई है, बिकॉज ऑफ पीछे नाउन आ रहा है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तीसरा सेंटेंस देखें। विथ स्टैंड, विथ स्टैंड मीन्स होता है सामना करना। फेस इसका सिनोनिम है। इजी एग्जाम्पल इसका बनाया जा सकता है। दी कांस्टेबल, सिपाही ने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से ही बनाता हूं। अब विद स्टैंड मीन्स होता है सामना करना, तो इसका सेकंड फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा विथ स्टूड। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड। द कांस्टेबल विद स्टूड द थीफ, या इसका अर्थ हो जाएगा द कांस्टेबल, सिपाही ने विथ स्टूड सामना किया। अब लिखना ही पड़ेगा किसका सामना किया, द थीफ, चोर का। तो आप देख पा रहे हैं ये विथ स्टैंड का सेकंड फॉर्म, ये अभी वर्ब थी, इसका मतलब होता है सामना करना। इसके बाद एक नाउन आ रहा है जो कि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ये इंट्रांसिटिव से ट्रांसिटिव वर्ब बन गई। चौथा एग्जाम्पल, फोरसेक। फोरसेक मीन्स त्यागना, इसका सिनोनिम होगा रिजेक्ट। आई हैव, मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना रहा हूं। आई हैव फोरसेकन, प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव लगा है, और जो फोरसेक है उसका थर्ड फॉर्म फोरसेकन लगा है। मैंने त्याग दिया है। अब लिखना ही पड़ेगा क्या, वरना इस पर क्वेश्चन उठ जाएगा क्या त्याग दिया है। तो जब तक मैं कुछ यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन ना लिखूं जो कि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, तब तक ये इंट्रांसिटिव है। क्योंकि ये वर्ब भी ऐसी फंस गई है तो आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख ही दे रहा हूं हिम। सेंटेंस बन जाएगा आई हैव फोरसेकन हिम, मैंने उसे त्याग दिया है। वर्ब फोरसेक का थर्ड फॉर्म फोरसेकन, इसके बाद एक
प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसलिए अब ये जो फोर्स है इंट्रांसिटिव वर्ब थी, यहां पर बन जाएगी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये रूल नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ही बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती है जिनमें ऐसा ही होता है। अधिकांश फ्रेजल वर्ब जो होती हैं देखने में ऐसे लगता है जैसे तो इंट्रांसिटिव है, लेकिन आपने गौर किया हो जब जब वो सेंटेंस में लिखी होंगी तो उनके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य होगा, और जब ऑब्जेक्ट अवश्य होगा तो फिर भले ही देखने में वो इंट्रांसिटिव लग रही है लेकिन ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है, चाहे वो नाउन के रूप में आए चाहे वो प्रोनाउन के फॉर्म में आए, वो ऑब्जेक्ट होगा। और जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो इंट्रांसिटिव सी देखने वाली वर्ब भी ट्रांसिटिव ही कहलाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद रूल नंबर 4, इसको मिटाऊं और देखें कि ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप जो लिटरेचर की बुक्स पढ़ते हैं या कोई भी ग्रामर बुक पढ़ते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें ये फ्रेजल वर्ब रहती है। और आप इस पर गौर करिए, क्या कोई आपको ऐसा फ्रेजल वर्ब वाला सेंटेंस मिला जिसमें उस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो? मैं गारंटी लेता हूं शायद आपको एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रूल ही कह रहा है कि जब वो उसके साथ प्रपोजिशन है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, वो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है। हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से रूल नंबर 4 के बारे में जो नोटवर्थी बात है वो ये है कि देखिए वर्ब होगी इंट्रांसिटिव, यानी बिना ऑब्जेक्ट को रखने वाली वर्ब, और इसके साथ जो ऑब्जेक्ट लगेगा वो इसी इंट्रांसिटिव वर्ब का नाउन फॉर्म होगा, और उस ऑब्जेक्ट का जो अर्थ होगा वो इसी वर्ब के समान उसका अर्थ होगा, यानी वर्ब से मिलता जुलता उसका अर्थ होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट लगता है उसी वर्ब का बना हुआ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, जैसे वर्ब होती है डाई, जो वर्ब डाई है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन जब इस डाई के साथ इस डाई से बना हुआ ऑब्जेक्ट डेथ लगेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वर्ब डाई है जिसका अर्थ मरना होता है और इसका नाउन होता है डेथ, डाई के साथ ही डेथ लगेगा। दूसरा मैंने लिखा है फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, और फाइट का जो नाउन होता है वो भी फाइट होता है, हालांकि फाइटिंग भी हो सकता है लेकिन फाइट वर्ब है और फाइट नाउन भी हो सकता है, तो इसका अर्थ होगा लड़ना और इसका अर्थ होगा लड़ाई, तो फिर ये नाउन है। और तीसरा मैंने लिखा है ड्रीम, ड्रीम वर्ब भी है जिसका अर्थ होता है स्वप्न देखना, और ड्रीम का नाउन भी ड्रीम ही होता है जिसका अर्थ होता है सिर्फ स्वप्न, तो ये पेयर है। चौथा एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है लिव, लिव मीन्स रहना या जीवित रहना, और इसका नाउन बनता है लाइफ। तो अगर वर्ब डाई के साथ डेथ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो फिर ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर वर्ब फाइट के साथ फाइट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो ये कॉग्नेट वर्ब कहलाएगा। ड्रीम के साथ अगर ड्रीम प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के रूप में तो ये भी कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यदि वर्ब लाइफ के साथ लाइफ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो ये भी कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल से इनको क्लियर कर लेते हैं चारों को। ही died a peaceful death. He died, वह मर गया।
देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसे किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इसी वर्ब से बना हुआ नाउन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐड आई, डेथ मैंने यहां लगा दिया, तो ये पीसफुल डेथ, ये है नाउन। वह मर गया एक शांतिपूर्ण मृत्यु, तो वैसे इंट्रांसिटिव वर्ब थी, लेकिन जब ये नाउन के रूप में डेथ लग गया है तो फिर ये ट्रांसिटिव वर्ब बन गई है। और ये जो नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। दूसरा देखें एग्जांपल, फाइट, द मैन फॉट आ गुड फाइट। अब आप देखें इसमें जो वर्ब आई है फॉट, फाइट का सेकंड फॉर्म है, ये इंट्रांसिटिव है। लेकिन जब इसी फाइट से बना हुआ दूसरा हमने नाउन फॉर्म प्रयोग किया, फाइट, इसका मतलब है लड़ा और इसका मतलब है लड़ाई, तो फिर इस वर्ब के बाद ये गुड फाइट, एक अच्छी लड़ाई, तो जो कि एक नाउन का काम कर रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये ट्रांसिटिव वर्ब बन गई। ये फाइट तो बनी ट्रांसिटिव वर्ब फॉट के रूप में, और ये जो वर्ब आया आपका फाइट, ये कहलाएगा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तीसरा एग्जांपल, ड्रीम और ड्रीम्ड, सी ड्रीम्ड a horrible ड्रीम। ये ड्रीम्ड सेकंड फॉर्म है ड्रीम का। उसने देखा, क्या देखा? अ हॉरिबल ड्रीम, एक भयानक स्वप्न। आप देखें इसी ड्रीम का ये नाउन है ड्रीम, इसका मतलब स्वप्न देखना, इसका मतलब स्वप्न, तो ये हॉरिबल ड्रीम एक नाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे लगा हुआ है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब बन गई। और ये जो ड्रीम है ये आपका बन जाएगा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। लास्ट एग्जांपल देखें, लाइफ और लाइफ, आई लिव अ हैप्पी लाइफ। सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि आपको इनका मीनिंग लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अर्थ लगाएं, आई लिव, मैं रहता हूं। वैसे तो लिव इंट्रांसिटिव वर्ब, लेकिन इसी लिव से बना हुआ नाउन जब लाइफ लग गया पीछे, तो ये पूरा बन गया है ये हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न जीवन। तो फिर अब जो इंट्रांसिटिव वर्ब लिव थी वो बनी है ट्रांसिटिव वर्ब, और इसका जो लाइफ है ये लाइफ से बना हुआ जो कि वर्ब है, इससे बना हुआ नाउन है, इसलिए इसको कहा जाएगा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बड़ी मेहनत के साथ, मेहनत करने के बाद आपके सामने ला रहा हूं। इनको संजो कर रखिए, क्योंकि ये जनरली बुक्स में नहीं मिलती। बहुत सारी वीडियो देखने के बाद आप सोचते होंगे ये आखिर चीजें आती कहाँ से। मैं आपको बताऊं, इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के ये चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स के पार्ट 2 ये जो 2 रूल हैं 3 और 4 आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। और इसके बाद अभी इसके जो भी रूल्स हैं, इसी के बाद मैं और अगला वीडियो अपलोड करूंगा ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब पार्ट 3, उसमें आगे आने वाले रूल इसके और अपलोड करूंगा। इतने ही इंटरेस्टिंग वे से अपलोड करूंगा ताकि आपको वो पसंद आए। वीडियो पसंद आता है चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।